बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और आपको जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। जुम्मा मुबारक कहेंगे आपको जनाब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, वीकेंड के लिए तैयार होंगे और ठीक है बस सही है। अल्लाह हसन की तबीयत कल से थोड़ी नासाज है। कल भी इन्होंने हमें थोड़ा सा मौजू दिया था बात करने के लिए, आज फिर दे रही है। मौसम तब्दील हो रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, डस्ट से बचिए और बदलते मौसम में अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। गला खराब हो तो जो शानदार करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। तबीयत ज्यादा खराब, ये एंड में लाइन है, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है जी, शादियां हुए जा रही हैं। मुझे लग रहा था कि अब ये सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो तकरीबन सारे 1 बाय 1 करके सबकी शादी हुई। क्रिकेटर शादाब खान साहब की शादी हुई। आगाज हम अच्छी खबर से करते हैं, किसी का हमेशा हम घर उजाड़ने की बातें करते हैं, खराब मईशत, आज हम घर बसाने की बात करते हैं। शादाब साहब, ये जरा आपका सब्जेक्ट है जी। सब्जेक्ट मेरा ये, हुमायूं आलमगीर ने इनके ड्रेसेस डिजाइन किए दोनों दिन के। शादाब बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो शेरवानी है और साथ में इनका जो इन्होंने सूट पहना है वो हुमायूं आलमगीर ने डिजाइन किया था। इनकी शादी के पिक्चर्स कल आई, बड़े जबरदस्त लग रहे थे शादाब, और ये फोटोशूट भी बाद में आता रहा जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। और शादाब ऑब्वियसली हमारे हीरो हैं, उनकी फैमिली के लिए बहुत सारी लोगों ने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और दुल्हन लेने पहुंचे, और उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा कि मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए आज का दिन बहुत मुबारक है। बिल्कुल जी, आज मेरी बारात है। शादाब ने ऐसा कहा। मेरी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल रखने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भाभी की तस्वीरें नहीं आई सोशल पे बिकॉज शादाब डिडंट वांट इट, तो वो नहीं आई और अच्छी बात है। पहली बार कम से कम आसपास के लोगों ने भी थोड़ा सेंस दिखाई है, ख्याल रखा। नहीं तो लोग नहीं करते, लोग फौरन से आजकल चूंकि टिकटॉक का जमाना है, सो पीपल पोस्ट इट। विद दैट जी, शादाब साहब के बारे में आपको बताएं कि सफेद रंग की उन्होंने शेरवानी, जैसे कि अल्लाह ने कहा, और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी शेरवानी, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसी तरह सफेद रंग का ही कुल्ला उन्हें पहने देखा जा सकता है। उनकी आमद पर शादाब के जो सुसर हैं और साबिक क्रिकेटर मैजिकल सकलैन मुश्ताक साहब, उन्होंने इस्तकबाल किया अपने दामाद का। एंड दिस इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ रिश्ता जो हुआ है सकी भाई और शादाब साहब का। इट्स अ गुड मैच माशाल्लाह। और साथ साथ ये जो आप खातून देख रहे हैं सब, ये हसन अली की बेगम है। अच्छा। ये बहुत एक्साइटेड है इनकी शादी के लिए। कल मैं ऐसे ही कल इन्हीं ने एक पिक्चर, ये इनके हकीकत वाले देवर है। मैं आपको बताऊं कि दोस्ती हसन की और शादाब की है, वो ये रोटी ग्रुप भी है, ये बड़ी मशहूर दोस्ती है। तो ये सही वाली भाभी है इनकी और ये देवर है, और देवर की शादी पे भाभियां खुश होती ही हैं। बहरहाल ये तो होता ही है। बहरहाल शादाब भाई, आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अब उस सूट का वेट करें हम जो आप वलीमे पे पहनने वाले हैं। आई होप उसी तरह से आप बहुत जबरदस्त लगेंगे और हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। अल्लाह करे आपका नया सफर बहुत अच्छा हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की ही साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने लाहौर के शालामार बाग के अंदर इस चमचमाती PSL 13 की ट्रॉफी की रुनुमाई देखी। मुझे सबसे अच्छी बात हमने ये लगी कि हम अपनी जो जगह हैं, जैसे शालामार बाग है तारीखी, उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे में से। लेकिन दिस इज वेरी गुड, दिस इज गुड। और इस ट्रॉफी को बड़े जो कह लेना शानो शौकत से लाया गया। मोइन खान, आकिब जावेद, शान मसूद, शुएब मलिक की भी शिरकत हुई। नए डिजाइन की ट्रॉफी थी जिसमें 9907 जो ज़रूर ने उसके नगीने भी इस्तेमाल किए गए हैं। PSL 8 की ट्रॉफी का जो स्टार 24 जो कैरेट सोने से तैयार किया गया है। और वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 की हम बात करें, इसकी जो तकरीब है वो 13 फ़रवरी को मुल्तान में होगी, लेकिन अभी ये सिर्फ ट्रॉफी दिखाई गई और इसको बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में एक पालकी के साथ लाया गया। ये आप मनाजिर देख रहे हैं जिसके अंदर ये PSL की ट्रॉफी है। मतलब वाह जबरदस्त, आई लाइक। मतलब ये किसी एक की दुल्हन है जो सामने लोग खड़े हैं, वाह 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 वाह। ये देखते हैं वो दुल्हन कौन लेके जाएगा, वो दुल्हनिया, लेकिन उसके लिए 30 दिन की तगोदो है। और वो कहते हैं ना, पुराने दौर में बादशाह शर्त रख देता था कि जो ये करेगा उसे मैं रिश्ता दे दूंगा। ये वो शर्त रख दी अब नजम सेठी साहब ने, जो अच्छा खेलेगा उसको ट्रॉफी। और वैसे हमें ये भी पता चला है कि जिन साहब ने रिपोर्टेडली ये ट्रॉफी डिजाइन की थी वो इस दुनिया में नहीं रहे, ये भी हमें पता लगा है। खैर जनाब, आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, आप ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारे पास PSL की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने लाहौर कलंदर की किट डिजाइन की है। हाँ, ये लाहौर बहुत सारे कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर दोनों ने ये किट जो है वो डिजाइन कर दी है की है और रिवील कर दी है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने जो लाहौर कलंदर्स की किट डिजाइन की है, ये भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर काफी मकबूल हुई थी। आकिब जावेद ने इसके हवाले से ट्वीट किया था, आतिफ राना ने भी ट्वीट किया था, पैगाम जारी किया था कि शाहीन अफरीदी हमारे कप्तान है। नई जो किट है वो भी वही डिजाइन कर रहे हैं। जैसे ही वो विकेट गिराते हैं उनका कट डिजाइन भी सबके होश उड़ा देगा।
और ऐसा ही हुआ कल, बड़ी अच्छी लोगों ने पसंद की लाहौर कलंदर्स की। भाई एक बात तो लाहौर कलंदर्स को बहुत अच्छे तरीके से आती है और वो होती है मीडिया अटेंशन, और वो आतिफ साहब को भी बहुत जबरदस्त तरीके से आती है। एक ऐसी गुगली फेंक देते हैं कि लोग फिर उसके पीछे लग जाते हैं। इस दफा उन्होंने अपने कप्तान को कहा तुम किट बनाओ, उनको पता है जैसी बनाएगा अच्छी बनाएगा, मतलब ग्रीन कलर डोमिनेट कर रहा है, एज ये शुरू से कलंदर्स का कलर है। कोयटा की भी दिखाते हैं। हाँ कोयटा की भी है, कोयटा की भी दिखाई। कोयटा, ओह नाइस, कलर्स वही आएंगे कोयटा के जो ऑलरेडी हैं, लेकिन किट में कुछ चीजें ऐड की गई हैं। मैं आपको बताऊं इस दफा कोयटा मुझे बहुत खतरनाक टीम लग रही है। जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट सरफराज खेल रहे हैं, आई बिलीव कुछ बहुत डिफरेंट होने वाला है कोयटा की तरफ से। पिछली दफा बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, आई थिंक आखिरी नंबर पे कोयटा ही रही थी पिछली दफा। खैर जी, ये इस वक्त जो PSL 8 है इसके लिए तैयारी हो रही है, और मैंने पहले 13 बोल दिया, पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ। खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स से सरफराज 13 फरवरी को मिक्स कर, हाँ जर्सी रुनुमाई कर दी, वो भी मेरे जहन में आया। पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो 8 सीजन है इसकी फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी ऑफिशियल जर्सी की रुनुमाई की है। बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच रहा हूँ, ये जैसन रॉय ने कहा है, और आपको पता है ना जैसन रॉय कौन है, जब वो खेलते हैं तो कमाल करते हैं। सो इट्स गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग सीजन ऑफ PSL 8 एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। देखते हैं कि मैचेस कैसे होते हैं। PSL का सबसे बड़ा खासा ये है कि बड़े थ्रिलिंग मैचेस होते हैं और प्योर क्रिकेट होती है, ग्लैमर नहीं होता है उस तरह का कमर्शियलिज्म लाइक IPL। प्योर क्रिकेट हमें देखने को मिलती है और ये बहुत कम लीग्स में है दुनिया में। अल्लाह करे इस बार भी PSL, चूंकि अब नजम सेठी साहब की वापसी के बाद ये इवेंट होने वाला है, तो वी आर होपफुल एंड वी आर एक्साइटेड एज वेल कि बड़ा जबरदस्त होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी खबरों के बाद नाजरीन अब आपको बताएंगे मईशत की खबर, बड़ी खबर। बड़ी पेशरफ्त कल मईशत के हवाले से सामने आ रही थी कि शायद हमारा स्टाफ लेवल के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन फिर रात को कुछ सीनियर सहाफ़ी उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं ऐसी कोई फिल वक्त बात नहीं बनी है। फिल वक्त ये है कि शायद पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ मामला तय पा जाएँ। मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, हुकूमत और ये जो आलमी मालियाती इदारा है इसके दरमियान स्टाफ की सतह पे मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ है। कल एक्सपेक्टेड था और ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि ये मामला तय पा गए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, इसको नहीं कह सकते। मुज़ाकरात में एक्शन और पेशगी इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया है, यानी कि IMF ने कहा कि पहले कुछ करके दिखाएं जो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे। IMF मिशन ने ये स्टाफ लेवल मुआहिदा है इसके लिए मजीद वक्त भी मांगा है। वाशिंगटन से मंजूरी के बाद ये मुआहिदा होगा, और हमारे शो में कल ही डॉक्टर खाकान ने ये कह दिया था कि ये लाजमी नहीं है कि वो अभी एग्री करके जाएं, वहाँ से जूम के ऊपर भी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। इस एग्रीमेंट के हवाले से बताएं कि आइंदा चंद रोज़ में तवक्को है कि एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक IMF मिशन को वाशिंगटन सलामिया की मंजूरी का इंतजार है और जो आज वफ्द जो है वापस चला जाएगा, लेकिन IMF मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा और पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाना होगा। इसके अलावा तवानाई के शोबे में भी जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको कम करने के हवाले से इस्लाहात लानी होंगी। सरकारी इदारों के नुकसानात में कमी होनी चाहिए, निजकारी प्रोग्राम पर अमल होना चाहिए, मार्केट जो बेस्ट एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखना होगी, और टैक्स महसूलात में इजाफे जैसी कड़ी शराइत भी रखी गई हैं। इम्कान यह है कि नए टैक्सेस के नफाज के हवाले से बात की जाए। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाने से महंगाई का नया तूफान आएगा और आवाम को शदीद मुश्किलात भी होंगी। दूसरी जानिब जी स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी देखने में आ रही है और माली ज़खायर 2 अरब 90 करोड़ डॉलर की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। मैं यहाँ पे पेट्रोल का भी थोड़ा जिक्र कर दूं। आप ये लाइनें लंबी लंबी जो देख रहे हैं ये पेट्रोल के बाहर है, और ये पेट्रोल मुफ्त नहीं मिल रहा नाजरीन, ये पेट्रोल पैसों के बावजूद नहीं मिल रहा। कल मुसद्दिक मलिक साहब ने, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने उनकी तवस्सुत से एक खबर भी दी कि जी बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है या लेने जा रही है गवर्नमेंट आज के दिन से। तो अगर जो लोग स्टोरेज करके बैठे हैं, जखीरा अंदोज हुए हैं, हुकूमत आज उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का इरादा है। पेट्रोल नहीं दे रहे, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि आप 1000-2000 से ज्यादा नहीं डलवा सकते, तब भी उनके खिलाफ तो अल्लाह करे हुकूमत को एक मिसाल ऐसी बनाए, मैं चाहता हूँ एक मिसाल कम से कम, ताकि बाकियों को सबक हो, तो ये बड़ा जरूरी है। हमें डॉक्टर अयूब मेहर साहब ज्वाइन कर रहे हैं मईशत के हवाले से, उनसे हम तज्जिया लेते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सारी सूरत हाल तो सुनी है, सबसे पहले IMF के हवाले से आपकी राय हमें चाहिए। हम नहीं पहुंच सके किसी नतीजे के ऊपर, इसकी बुनियादी वजह क्या वाकई आउट ऑफ द वे IMF जाके इस वक्त हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, या वो इक़दामात इतने सख्त हैं कि एक सियासी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ऐसा करे? आप क्या वजूहात देखते हैं अब तक कोई मंतकी नतीजा ना होने की? देखिए इमरान साहब, पहली बात ये रियलाइज हमें करनी चाहिए कि IMF के पास जाना
हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। हम कहते हैं कि आईएमएफ से एग्रीमेंट हो जाए, कौम को खुशखबरी सुनाई जाती है। ये खुशखबरी नहीं, ये मजबूरी होती है। आईएमएफ के पास उस वक्त जाया जाता है जब लिक्विडिटी इशू कोई कंट्री फेस कर रही होती है। उसके पास एलसी खोलने के, अगर उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ना रहे कि उसकी एलसी इंटरनेशनल मार्केट में ऑनर हो सके, तो उसको मजबूरन आईएमएफ के पास मेंबर कंट्रीज को जाना होता है। और एक तरह से आईएमएफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है, जिससे शॉर्ट टर्म एक मसले का हल निकल आता है। ये सिर्फ लिक्विडिटी प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कि हमारे रिसोर्स कहीं चले गए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली गई है। हमारे रिसोर्सेज उसी तरह हैं, एवरीथिंग इज राइट। ये कोई बैंकरप्सी का इशू नहीं होता, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशू होता है। और जब ऑप्शन कोई ना हो तो फिर मजबूरी होती है आईएमएफ के पास जाना। ये कोई खुशखबरी या मुबारकबाद देने वाली बात हर चीज नहीं होती। प्रोसीजर तरीकाकार यही होता है कि स्टाफ लेवल पे पहले बातचीत तय होती है, और स्टाफ लेवल पे जब बातचीत तय हो जाती है तो जो उसकी प्रेस रिलीज इशू होती है वो वाशिंगटन से ही होती है। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है। दूसरी चीज ये कि स्टाफ लेवल मुआहदे पे कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद गवर्नमेंट को स्टेप लेने होते हैं, जो एक्शन लेने होते हैं वो ले लिए जाते हैं। जब वो एक्शन ले लिए जाते हैं उसके बाद बोर्ड के एजेंडा पे आईएमएफ में डिस्कशन होती है। बोर्ड की डिस्कशन जो होती है वो एक्शन लेने के बाद होती है, और बोर्ड में उसकी रेटिफिकेशन होती है, जो एग्रीमेंट होता है। अभी मसला ये हुआ है कि आप अगर एक साल का हिस्ट्री फॉलो करें तो बेसिकली जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे तो उनका एक सिंगल आइटम एजेंडा नजर आ रहा था कि हमें किसी तरह डिफॉल्ट से बचना है और फौरी तौर पे आईएमएफ से हमें जो किस्त मिलनी है उसको रिलीज कराना है। उस पर वो काम कर रहे थे और एक्शन ले रहे थे। डार साहब, जाहिर है डार साहब एक बहुत पुराने सियासतदान है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं। वो किसी भी तरह से लगता है तैयार नहीं थे कि वोट बैंक उनका जो है पार्टी का इफेक्ट हो, तो वो उसके लिए कोशिश करते रहे, लेकिन जाहिर है वो नहीं होना था। आईएमएफ का एक तरीकाकार है, उसमें कंडीशनलिटीज एक्सेप्ट हमें करनी। यानी डॉक्टर अयूब आप ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिशें कर रहे थे, उसके साथ साथ इसहाक डार साहब का आईएमएफ के पास लेट जाना और दीगर दोस्त ममालिक से एक उम्मीद रखना, इस फैसले में ताखीर भी अब बहुत सारी वजूहात में शामिल हो सकता है कि आईएमएफ के साथ हमारे मामलात उस तरह से सही सिमत में नहीं गए टाइमली। डॉक्टर अयूब आपको आवाज आ रही है? इसके रीजन एक ताखीर की गई है, दूसरे लास्ट ईयर फरवरी में। जी मुझे आवाज आ रही है। जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आई थिंक वी हैव लॉस्ट यू। डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो शायद गुम हो गई है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करें, उनका ये कहना है। जी डॉक्टर साहब प्लीज जारी रखिएगा। डॉक्टर साहब जी ठीक है। देखिए 3 मसले हुए थे। एक तो ताखिर से गए थे, हम सोच रहे थे दोस्त ममालिक से पहले मिल जाएंगे पैसे। ऐसा नहीं कि बार बार दोस्त ममालिक जो हैं वो हेल्प करते रहे। ठीक है। और इस तरह नहीं होता, ये कोई इकोनॉमी जो है ये लव अफेयर नहीं होती दूसरी कंट्रीज से कि आपको दूसरी कंट्रीज रेस्क्यू करने आती रहेंगी। चाइना हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, और बेसिकली उनके जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जो आवाम है, वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं और किया जाता है कि उनके आवाम का जो टैक्सेस का पैसा है वो दूसरी कंट्रीज के लिए क्यों यूज हो सकता है। ये बार बार ऐसा नहीं हुआ करता। वो उन कंट्रीज में हमसे कंडीशनल हेल्प की बात की थी। इसहाक डार साहब ने उसमें ताखीर की, माजी में वायोलेशन हुई थी फरवरी 2022। डॉक्टर मेहर, ये जो अरेंजमेंट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, आपने खुद भी कहा कि ये लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए है। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को और हमें भी ये समझाइएगा कि अगर इन शॉर्टर रन हमें इन शॉर्ट टाइम के लिए हमें ये पैसे मिल जाते हैं और वो जो 5 बिलियन जिसका आईएमएफ कह रहा है वो भी हम अरेंज कर लेते हैं, एंड देन दैट कोई 11-12 अरब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इधर उधर से, वो भी हम कर लेते हैं। हमारी तो आगे मार्च के अंदर बड़ी पेमेंट्स ड्यू हैं जो हमने करनी है। इमीडिएटली हुकूमत ऐसे क्या इकदाम करे? आपने कहा इकोनॉमी कोई लव अफेयर नहीं होता मुल्कों के दरमियान, राइटली सेड। हुकूमत फिर क्या ऐसे इकदाम करे? हमें तो बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, हमें तो ये जो सर्कुलर डेट है इसको करने के लिए लाइन लॉसेस कम करने और उसके लिए पूरा निजाम चाहिए एक्टिव करने के लिए, जो हमारे पास नहीं है, टैक्स रिफॉर्म्स बेहतर करने के लिए, एक्सपोर्ट्स बेहतर करने के लिए। तो क्या इस एक वीकर गवर्नमेंट
पॉलिटिकली ये कर सकती है, और टाइम स्पैन इसके लिए कितना चाहिए फिर हमें? देखिए इमरान साहब, बात यह है कि जो सस्टेनेबल इशू है ना, ये 2-3-6 माह के लिए मसला हल हो जाएगा। जो सस्टेनेबल आपको अगर चाहिए ना कि फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक रिजर्व बिल्ड होते रहें, वो दो ही तरीके होते हैं कि एक आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट कम होता जाए, और दूसरा एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें जो हैं, एक्सपोर्ट का कम्पिटिटिव होना, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ग्रो करना और एफडीआई का आना, ये दोनों जिस इन्वेस्टमेंट पे, इसमें लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, मैं पोर्टफोलियो जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, वो आज शेयर बिक जाते हैं, कल खरीद लिए जाते हैं, वो एक बहुत इमीडिएट इशू होता है। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल, वो एफडीआई और लोकल इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टर होता है, चाहे वो लोकल हो या एफडीआई का हो, वो आपके शॉर्ट टर्म आईएमएफ के फैसलों पे अपना डिसीजन नहीं लेता, वो शॉर्ट टर्म चीजों पर डिसीजन नहीं लेता, वो एक फिजिबिलिटी बनाता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसको यहाँ 10 साल 20 साल के लिए अपना कारोबार इस्टेब्लिश करना होता है। वो फिजिबिलिटी बनाता है कि 10-20 साल में कंट्री की कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं होगी, किस सिमत में कंट्री जाएगी। उसके लिए उनका ट्रस्ट लेवल जाहिर है हमें रिस्टोर करना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, और वो जाहिर है कोई छोटी। अच्छा, एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो डॉक्टर मिफ्ता के हवाले से, ही इज डॉक्टर राइट, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से, एंड जो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब, इनके हवाले से है। आपके लेजे से और आपकी बातों से ऐसा लगा कि इसाक डार साहब शायद उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हमारी सिचुएशन को, और इसीलिए थोड़ा सा मिस हैंडल हो गया। तो डू यू थिंक कि अगर मिफ्ता इस्माइल दोबारा से इस सीट के ऊपर आए या कभी ये फैसला हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, द डिसीजन व्हिच एक्चुअली मिफ्ता साहब वाज टेकिंग, वो ज्यादा बेहतर होंगे? नहीं, मिफ्ता साहब आप अगर आएंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट लेवल की बात है, और दूसरा मिफ्ता साहब की एब्सेंस में जो कंटिन्यूटी है वो देखें, जो वजीर ममलिकत है आयशा गौस पाशा साहिबा, वो आईएमएफ के साथ काम भी करती रही हैं। उनके मतलब है पहले माजी में उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रही हैं, वो समझती हैं इस चीज को। अच्छा। उनका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है। इसाक डार साहब जो रिलीज देना चाहते हैं पब्लिक को, वो भी शायद ना दे पाएंगे और मुआहदे में देर होती जाएगी। इसाक साहब कह रहे हैं बार बार, और गवर्नमेंट भी शायद ये चाह रही है कि लोअर इनकम ग्रुप पे इफेक्ट ना पड़े। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे बताएं, अगर जीएसटी की कंडीशन मान ली है कि वो 17 से 18% पे हो जाएगा, अगर जीएसटी बढ़ता है तो लोअर इनकम पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसमें कोई पॉलिसी बताएं ना डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हल बताएं कि हुकूमत कम से कम जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको थोड़ा सपोर्ट कर सके, थोड़ा सा उसको मुआवनत दे। देखें, आईएमएफ ने एक चीज से एग्री किया है कि जो आपके सब्सिडीज हैं, अगर सब्सिडीज का साइज हमारा बहुत ही कम है, यानी जो दूसरी कंट्रीज हैं, नेबर कंट्री है, उसके यहाँ टोटल बजट का 25% जो है इंडिया का, वो सब्सिडीज पे जाता है। यूरोपियन यूनियन का मोर देन 40% सब्सिडीज पे जाता है, दोनों उनमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सब्सिडीज मिला के मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान का कोई लगभग 9% जो होता है, वो टोटल सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, सब मिला के 9% से ज्यादा नहीं बनता। आईएमएफ सब्सिडीज जब विड्रॉ करने का कह रहा है, उसमें हल ये है कि उनके जितना आपने रिलीफ ले लिया है, वो लोअर इनकम ग्रुप को आप सब्सिडीज दे दें, लेकिन सब्सिडीज देने में हमारे यहाँ मैकेनिज्म ये होता है कि सबको, कि हम कहते हैं इस इनकम ग्रुप को मिल जाए, हायर इनकम ग्रुप को ना मिले। वो पॉसिबल नहीं है, वो राशनिंग को क्रिएट करता है, वो लंबी लंबी क्यूज होंगी, लाइनें लगेंगी आटे के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। आपके पास हल ये है कि आपके यहाँ जो सेंसिटिव प्राइस में गुड्स आती हैं, वो 12 आइटम्स हैं जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का हिस्सा भी होते हैं। आप सब चीजों पे सब्सिडीज देने के बजाय उन 12 चीजों को सब्सिडाइज कर दें। ओके, सिर्फ उन 12 चीजों को, और बाकी चीज उनको ये ना करेंगे, दो प्राइस रखी उनकी, 2 प्राइस रखेंगे तो करप्शन होगी, लाइनें लगेंगी। उन्हीं 12 चीजों पे फोकस करें ताकि आम इस्तेमाल की चीजें जो हैं वो आवाम की पहुंच में हो, और वो लोअर बजट जो लोग हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। अच्छा डॉक्टर नयूब, और डॉलर के हवाले से ऑब्वियसली अभी हमने देखा है इसाक डार साहब ने डॉलर पर जो कैप ख़त्म किया, उसकी वजह से फिर भी हमने स्टेबिलिटी नहीं देखी है, और डॉलर का स्टेबल होना मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली IMF की शराइत में ये चीज़ भी तो शामिल है कि बेहतर तौर पर हम डॉलर की जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर किया जाए। जी, आईएमएफ की ये बहुत पुरानी शर्त है। वैसे तो ये 1993 से ये चीज चल रही थी, 2-3 डिकेड की हिस्ट्री है।
कि इसको मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया जाए, लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं ऐसी, एक सिंगापुर और एक हांगकांग। ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो प्योरली मार्केट पे छोड़ देती हैं अपनी करेंसी को। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मार्केट में इंटरवीन किया करती हैं। और यही मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यही हिस्सा होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। 100% मार्केट मैकेनिज्म पे सिंगापुर और हांगकांग से हम कंपेयर नहीं कर सकते। कनाडिया और अमेरिकन इकोनॉमी भी इंटरवीन करती है, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। IMF जिस अंदाज में कह रहा है वो तो शायद किसी भी तरह पॉसिबल ना हो। स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दिया है, उसमें सिर्फ ये है कि इंटरवेंशन जो है वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है। स्टेट अच्छा, बैंक जब मुनासिब समझेगा। कल एक बड़ा अहम इंटरव्यू एक सहाफी की तरफ से आया और उसमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें एक बात ये भी थी कि पिछली जो हुकूमत थी वो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू का तो दावा कर रही थी। आई बिलीव कुछ 7,000 अरब आई थिंक हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत उसने दावा किया था। आप मुझे फिगर्स बताइएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने हिस्ट्री में हाईएस्ट कलेक्शन की है, लेकिन वो ज्यादातर जो था वो उन एक्सपोर्ट्स बेस्ड था जो हम बाहर से मंगवा रहे थे और उस पर हम जो टैक्स की मद में हमारे पास पैसे आ रहे थे वो हम ले रहे थे। हम रुपए ले रहे थे और डॉलर बाहर भिजवा रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था। और वो लिक्विडिटी क्रंच की एक बुनियादी वजह वहां से शुरू हुई और हम ये कह रहे थे कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। तो आप इस खबर से और बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं और क्या वाकई हमें उससे नुकसान पहुंचा, उसने बुनियाद रखी और अब हम यहाँ तक पहुंचे? जी, उसमें बेसिकली इमरान साहब को 2 स्टेप ले लेते, एक ले लिया, दोनों मिला के लेने चाहिए थे। हुआ ये था कि जब इमरान साहब की हुकूमत आई थी तो उससे पहले जो उन्होंने 10 नुकाती इकोनॉमिक एजेंडा जो दिया था उसमें एक आइटम ये था कि जो टैक्स कलेक्शन है पाकिस्तान की टोटल वो 4 ट्रिलियन रुपीस से 8 ट्रिलियन रुपीस पे ले जाएंगे। और वो इसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी कि देखें, एक तो ये कि जब टैक्स बढ़ा रहे थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे फोकस कर रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि जो GST वगैरह बढ़ाया जा रहा था, पाकिस्तान, ये एक समझने की बात है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 टॉप कंट्रीज में आता है जहां टैक्स रेट हाईएस्ट है, हाईएस्ट टैक्स रेट, यानी कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारे यहाँ ज्यादा है प्रॉफिट पे। लेकिन उसके बावजूद हमारा टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो दुनिया में लोएस्ट तरीन जो कंट्रीज हैं उनमें आता है। अब अगर टैक्स टू GDP रेशियो कम हो और लेकिन टैक्स रेट ज्यादा हो तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि बेसिकली टैक्स जिनसे कलेक्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी लोगों से कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा। जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिया जा रहा। वो मैकेनिज्म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में वो उसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, टैक्स कलेक्शन बढ़ी। उसके साथ फिर ये था टैक्स कलेक्शन की एक बड़ी केस स्टडी है इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि 70s में जब ऑयल एम्बार्गो लगा था, वेस्टर्न इकोनॉमी तबाह हो रही थी, तो आज तमाम इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि उनके तबाह होने का रीजन ऑयल एम्बार्गो इतना बड़ा रीजन नहीं था जितना उन कंट्रीज ने पैनिक होकर रिसेशन की कंडीशन में टैक्सेस बढ़ा दिए। रिसेशनरी एनवायरनमेंट में टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। के साथ इमरान साहब का फोकस दूसरा एजेंडा था कि वो FDI लाएंगे उन एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी से, उनसे जो उनके सपोर्टर हैं और अब्रॉड रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो उसके साथ साथ आनी चाहिए थी, तो ये प्रॉब्लम वो नहीं हो, बैलेंस नहीं हो पाया पे। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आप हमें मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बताते हैं और बहुत सीखने का मौका भी मिलता है। डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद थे। इस कम वक्त के अंदर अहाता करना मुश्किल है पाकिस्तान के मसाइल का, लेकिन हम बात करते रहते हैं क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है। मखदूश हालत है इकॉनमी की, अल्लाह करे IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो, हम आगे बढ़ें। पेट्रोल का जो मसनूई बहरान है, इसका जिक्र भी शुरू में हमने हमला किया, वो बरकरार है और लुक एट द क्यूज, शहरी ख्वार है, खुले पंप्स के बाहर ऐसा लगता है जैसे मैं कहता हूँ फ्री में बट रहा है पेट्रोल। हाँ, हालांकि ये फ्री में नहीं बट रहा। पैसे हैं वो, ये श्रीलंका जैसी सूरत हाल और क्या होती है, वहाँ भी तो यही था, पैसे थे मिल नहीं रहा था। यहाँ पे सूरत हाल देखें जी कि पेट्रोल ना होने पर काम भी ठप होने लगा। आप ये देखें कि लोगों को बेचारों को मुश्किलात कितनी है कि पेट्रोल है, हुकूमत कह रही है कि जी पेट्रोल है, लेकिन ये पेट्रोल पंप माफिया जो है बदमाशी उनको दे नहीं रहे पेट्रोल। और ये आप लाइनें देखें, ये किसी एक पेट्रोल पंप का हाल नहीं है, ये हर पेट्रोल पंप का यही हाल है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, बड़े कैपेबल आदमी। हम उम्मीद करते हैं कि अवाम की इससे निजात दिलाएं, अवाम की मदद करें, जरा सामने आए। ब्रेक हम लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ तुर्की के हवाले से भी बात करते हैं। देख लीजिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और तुर्की की बात करते हैं। हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया और शाम, जहां पे ज़लज़ले के बाद हर सू तबाही के मनाजिर हैं, मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब इतलात यह है कि तादाद
20,000 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त जो मलबे तले दबे अफराद हैं उनकी तलाश का सिलसिला जारी है, अमवात की तादाद में इजाफा जारी है। दिल दहला देने वाले मंजर हैं और जब भी कोई मंजर सामने आता है दिल दहल जाता है। हर आंख इस वक्त अश्कबार है और ऐसी एक बेबसी का आलम है यहाँ पे कि इंसान बयान नहीं कर सकता। बहरहाल हमारी जो पाक फ़ौज है, जो रेस्क्यू 1112 है, ये दोनों मायानाज इदारे हैं पाकिस्तान के, इसके जो अहलकार हैं यहाँ पे पहुँचे हैं और बेहतरीन तरीके से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और बड़ी अच्छी मिसालें कुछ कायम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। जो बिल्कुल, और अच्छी मिसालें देखने में भी आ रही हैं। साथ साथ इमरान, जिस तरह से आपने कहा कि दिन ब दिन जो अमवात का ख़तरा है, बढ़ने का ख़तरा है, वो बढ़ रहा है क्योंकि इसी वजह से कि अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोग मलबे तले दबे हुए हैं, उनको निकालना, रेस्क्यू करना इटसेल्फ एक बहुत चैलेंजिंग काम है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जहाँ पर ये तबाही और क़यामत आई है वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। दूसरी जानिब कल हम जब अपने नुमाइंदे से भी वहाँ पर बात कर रहे थे, जो एक सहाफ़ी थे, उन्होंने यही बताया कि अगर एक शहर की आबादी 1.25 लाख है तो उसमें से 60,000 लोग मिसिंग है और अभी ये एक शहर का हाल है और इस तरह के 10 शहर हैं जहां पर ज़लज़ले ने इम्पैक्ट डाला है। तो आप सोचें वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की मुश्किलात कितनी बड़ी होंगी और वहाँ पर लोगों का मिसिंग होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ना करे ये डेथ टोल बढ़ेगा, दिन ब दिन कम नहीं। और ये जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो हमारे रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की है जो वहाँ पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपको मालूम ही है पाकिस्तान ने इमीडिएटली मदद भेजी थी और मुसलसल डेली हम एक जहाज इमदाद का भेज रहे हैं। 82 घंटे के बाद ये 16 साल का बच्चा है जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम, इसको निकाल लिया गया जिंदा और ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। 82 घंटे तक मलबे के नीचे ये बच्चा रहा है और डिटेल्स ये भी कहती है कि 1112 ने इस 16 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया है। इस ऑपरेशन को जो है वो डॉक्टर रिजवान नसीर कमांड कर रहे हैं, हमारे शो में भी पहले आ चुके हैं, मारूफ शख्सियत हैं रेस्क्यू के हवाले से। हम कोशिश करेंगे कि हमारा उनसे भी इंटरेक्शन हो तो वहाँ से हम बराह रास्त पिक्चर आपके सामने रखें। लेकिन इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से जो सर्टिफाइड पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम है ये अदयामन तुर्किया में टेक्निकल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ये तर्जमान रेस्क्यू ने हमें बताया है। इसके साथ साथ अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की ये पहली तरजीह है कि इमारतों में जो ट्रैप हुए लोग हैं उन जिंदा लोगों को रेस्क्यू किया जाए जो ट्रैप हो चुके हैं मलबे के नीचे। इसके साथ साथ ये जो रेस्क्यू इंटरनेशनल टीम है ये जो ओवरऑल इंटरनेशनल रिस्पांस टीम है उसका हिस्सा है और ये 51 रुकनी टीम है जो कि यहाँ पे खिदमात सर अंजाम दे रही है इब्तदाई तौर पर। और पाकिस्तान अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा है इस मुश्किल वक्त के अंदर और हमें यकीन है, इनफेक्ट हम देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ से रेस्क्यू एहलकार गए हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं लोगों को मुश्किल से निकालने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग खुद भी पूछ रहे थे, वॉलंटियर के तौर पे जाना चाहते हैं, लेकिन अभी स्टेट जो है टर्की की हुकूमत है और जो पाकिस्तानी अपने सफारत खानों के थ्रू बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन जो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे वॉलंटियर करना चाहते हैं तो अभी वहाँ पर इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप जाकर वहाँ पे एज अ वॉलंटियर खदमात सर अंजाम दे सकें। किसी इदारे से एसोसिएटेड वो आपको अपनी सफारत खाने के थ्रू आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू जाके आप अपनी जो भी हेल्प करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ NGOs हैं उसको अलाउ किया गया। अल-खिदमत वहाँ पे है, अल-खिदमत गई है, बल्कि अल-खिदमत हमने अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि अल-खिदमत के कुछ जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे पहुंचे और इंडिविजुअल की बात मैं कर रही हूँ कि वो नहीं आप जा सकते। वो नहीं जा सकते, बिल्कुल। और वैसे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सफारत खाने से रब्ता कीजिए, हो सकता है कि आपको एक्सेस मिल जाए, लेकिन फिर वक्त हुकूमती ऐसी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। और अल-खिदमत जैसी दीगर जो तंजीमें हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और कल मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि हमें 8 अक्टूबर का जो हमारा 2005 का ज़लज़ला था वो हमारा इंतहाई नाखुशगवार तजर्बा ज़रूर था, लेकिन उससे हमने सीखा भी बहुत है। तो यकीनी तौर पे हमारे ये जो रेस्क्यू एहलकार हैं और हमने उसके बाद कई इदारे भी बनाए, NDMA भी उसके बाद ही वजूद में आया, तो वो तजर्बा यहाँ पे कामयाब काम आ सकता है, आ रहा है और अल्लाह करे कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब दीगर ममालिक भी कर रहे हैं, तो जल्दी से ये लोग बेचारे जो मलबे के नीचे हैं अब तो कई जिंदगी की बाजी हार चुके होंगे, क्योंकि अब टाइम के गुजरने के साथ साथ जो जिंदगी की होप है वो भी कम हो जाती है। तो अल्लाह करे कि जल्दी से रेस्क्यू हो पाए। अच्छा जी, मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले लाहौर के अंदर, जौहर टाउन के अंदर एक बड़ा ही अजीब सा वाकया रिपोर्ट हुआ। कल जो शौकत खानम से टर्न लेने वाली रोड है वहाँ पर एक सड़क जो रोड है वहाँ पर एक गहरा गड़ा पड़ गया और वो कहते हैं जी सीवरेज लाइन लीक होने की वजह से यहाँ पे गड़ा पड़ा है और ये 30 फुट गहरा गड़ा है जिसके अंदर 2 गाड़ियां गिर गई जिसमें खातून शदीद जख्मी भी हुई और आप ये मनाजिर देख रहे हैं, मतलब कमाल। अच्छा, वैसे ऐसे मंजर एक दो हमने चीन वगैरह में देखे थे और ये कल ये बड़ा स्ट्रेंज था। बताया ये जा रहा है कि ये जो पाइपलाइन नीचे से जा रही है शादीवाल चौक का इलाका है जौहर, हाँ जी, वहाँ पे तो ये पाइप कहीं लीक हुआ और उसकी वजह से ये पानी बहता रहा और देन ये सड़क बैठ गई यहाँ पे।
और कितनी ओवैसी बुरी खातून बैठी को है ये। आई होप कि अब वहाँ पे कुछ बैरियर्स वगैरह लगा दिए हैं, रात हैं, तक हाँ। तो नहीं थे, अभी सुबह उन्होंने उसको कॉर्डन ऑफ किया एरिया को, तो ताकि अगर आपको लोगों नहीं पता, इन केस आपने उस रास्ते से जाना है तो ध्यान रखिएगा कि जौहर का ये जो इलाका है यहाँ पे अब सड़क ब्लॉक है, ओबियसली आप नहीं जा पाएंगे। बट बहुत अफसोसनाक और ख़तरनाक है भाई, जो वासा के हुकाम है जो पानी के मामलात को देखते हैं, आई थिंक दे शुड सी इट कैसा दोबारा ना हो, जान भी जा सकती है इसमें किसी की। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं। हमारे सेगमेंट फ्लैग्स की उसकी तरफ आपको लेके जाते हैं। उसके अवार्ड याफ्ता अमरीकी फिल्म साज माइकल वेटली की एक्सप्रेसो से खुसूसी गुफ्तगू हुई है। फिर सेगमेंट फ्लैग में सना हमायों के साथ आपको दिखाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मैं अमेरिकन फिल्म मेकर एंड सिनेमेटोग्राफर माइकल वॉडले। वुडलॉक फेस्टिवल के लिए उन्होंने 1969 में एक फिल्म बनाई और 1970 में ऑस्कर विन किया है। पाकिस्तान आए हुए हैं और हम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते कि उनकी आपसे मुलाकात ना करवाएं। हेलो माइकल, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you. And I have listened that it's been fourth time अब you're चौथी here. बार पाकिस्तान आए So, हैं। यहाँ के लोग, tell me about सकाफत something आपको about कैसी लगी? Pakistan. How did you find the people here, culture, environment? How's the vibrance here? Oh, it's very vibrant. I really regret I have a बहुत motorcycle ज़बरदस्त। over. मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल इंडिया में छोड़ आया हूँ। इससे पहले जब भी मैं पाकिस्तान आया हूँ मैं अपनी मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मैं पाकिस्तान मोटरसाइकिल पर घूमता हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना रवैया रखते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करने देते। खाना खिलाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कुदरती नज़ारे मुझे बहुत पसंद हैं। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ लेकिन पाकिस्तान का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को इस पर फ़ख्र होना चाहिए। You should be very proud of all the beauties here, Oh yes, I am, and I'm so including loving you it. as well. Thank you very much. So Michael, you have coming आप directly इंडिया से घूमते हुए यहाँ आए How हैं। have you found इंडिया और पाकिस्तान में आपने क्या फर्क पाया? both countries? Well, I came from Delhi, and I would say Delhi is much more. मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ। दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े दिखाई देते हैं। यहाँ आकर मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। पाकिस्तान में बहुत ग्रीनरी है। मार्गला की पहाड़ियों पर आप लोगों ने सरकारी इमारतें बनाई हुई हैं। हर जगह से ग्रीन जंगल नुमा नज़ारा है। मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ। मेरे जैसे फिल्मसाज के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ तस्वीरें बना सकता हूँ। Much nicer pictures. Fantastic. So you have directed so many films. 100 of them. Wow. आपने And, बेशुमार if I मूवीज ask बनाई। which आपका is पसंदीदा the जॉनरा genre you कौन सा? love to make movies about? Well, I think if you go to how I progressed through it, अगर मैं अपनी जिद्दोजहद के बारे में बताऊं तो मैंने शुरुआत फिजिक्स से की थी। मेरे पास डिग्री भी फिजिक्स की है। तब से मेरा फोकस साइंसी इल्म के ऊपर ज़्यादा था। इसके बाद 1960 में हमारे यहाँ काउंटर कल्चर के नाम से एक तहरीक ने जन्म लिया। ये तहरीक दूसरी जंग अजीम के बाद उभरी और इसमें ज़्यादातर नौजवान लोग शामिल थे। इस तहरीक का मकसद मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी से बाहर निकलना था। लोग ये समझ चुके थे कि हम लोगों का लाइफस्टाइल अब बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुका है और हमें इससे निकलकर नेचर की तरफ आने की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने अपनी मूवीज़ का रुझान माहौलियात की तरफ कर लिया। तब से माहौलियात ही मेरा फेवरेट जॉनरा बन गया। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। and I suppose that would be my favorite genre because that's why I'm here. I was invited here to talk about environmental science. So you're famous for your groundbreaking breaking documentary. आप अपनी एक दस्तावेजी फिल्म वुडलॉक फेस्टिवल की वजह से मशहूर हुए। हमें इस फिल्म के बारे में बताएं। Right. Way before. Woodstock is a town in New York State, and वुडस्टॉक न्यूयॉर्क स्टेट में एक छोटा सा टाउन है। 1911 में अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद भी यहीं रखी गई थी। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। इस कम्युनिस्ट पार्टी का आइडिया ये था कि ये ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाएगी जो लोग निज़ाम में तब्दीली देखना चाहते हैं। और शुरू में बहुत से लोग इस पार्टी में शिरकत करने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद 1960 की दहाई में जो लोग माहौलियाती आलूदगी से तंग थे उन लोगों ने भी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी। इसी दौरान 3 ऐसे नौजवानों ने इस पार्टी में शिरकत की जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और वो लोग ये पैसा कुदरत को वापस करना चाहते थे।
उन्होंने एक फर्म बनाई। उनके जहन में था कि शायद 20,000 लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हैरानकुन तौर पर 5 लाख लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। इसी तरह ये तहरीक जोर पकड़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि 30 लाख लोग इनके साथ मिलकर सड़कों पर निकल आए। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। मजे की बात यह है कि उन्होंने इस तहरीक की कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की थी। उस वक्त तो सिर्फ रेडियो ही था। उस तहरीक ने लोगों को ये पैगाम दिया कि आप लोग कुदरत की तरफ वापस चले जाएं, अपनों के साथ वक्त गुजारें। और उस वक्त तकरीबन हर फर्द ही मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से तंग था, तो इसीलिए ये तहरीक जोर पकड़ गई। हमने पूरी तहरीक को एक दस्तावेजी फिल्म के जरिए रिकॉर्ड किया और इस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और हमने बेशुमार अवार्ड्स जीते। बहुत सालों तक ये फिल्म नंबर 1 पर रही। The Berlin Prize and everything else. It was the biggest film for a number of years. You also ran a non-profit organization. आपने एक NGO भी चलाई है जिसका मकसद ग्लोबल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन का इल्म सिखाना था। पाकिस्तान में जो लोग अच्छी मूवीज बनाना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देना Such चाहेंगे? kind of films. Well, I think obviously they're going to be young and they're going to have young children and so on. I मैं think तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया के बड़े मुल्क इस दुनिया के माहौल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान की तरह हर कौम को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस दुनिया के माहौल को नुकसान पहुँचाने में बड़े मुल्कों के अमीर लोगों का हाथ है। ये लोग पूरी दुनिया के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारे सियारे को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि इन ममालिक से अपना माहौल ख़राब करने पर एक तो पैसे लें और दूसरा उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि आप लोगों की वजह से पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क मुतासर हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के 3 हिस्सों में पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह पाकिस्तानी नहीं बल्कि इसकी वजह यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक हैं जो पूरी दुनिया का माहौल ख़राब कर रहे हैं और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ उठाना होगी, सिर्फ पैसे लेने से मसला हल नहीं होगा। आपको पता होगा कि हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का इरादा किया हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग 4 सालों में यहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके बाद अगला मकसद ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकना हो जाएगा और अगले 17 सालों में ग्लोबल वार्मिंग यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। हमें कुछ करना होगा। हम इस तरह माहौलियाती आलूदगी को बढ़ता हुआ नहीं छोड़ सकते। आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त 1.2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग पर पाकिस्तान के 3 हिस्सों में पानी नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हाल होगा, हमें ये रोकना होगा। यही मेरा पैगाम my है। message even for the people you get on your program, which is really important. Take the money from the West, but also get them to stop their own emissions and consumption. What a beautiful message, and I hope my आप काफी अरसे से पाकिस्तान आ जा रहे हैं। आपने पाकिस्तानी खाने तो जरूर खाए होंगे। आपको पाकिस्तानी खाने कैसे लगे? Pakistani food. I have. So, how did you find it? I love the breads and the hummus and all. मुझे यहाँ की रोटी बहुत पसंद है। शक्करपड़िया में मौजूद एक रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था। 69 Okay. restaurant that had वहाँ बहुत मज़े के खाने मैंने खाए। पाकिस्तान में शनिवारी खाने मुझे बहुत पसंद हैं। इसके अलावा रोटी के साथ शोरबे वाले खाने भी मुझे बहुत अच्छे लगे। gravies and everything and जो लोग मुझे यहाँ मछली या चिप्स वगैरह खाने को कहते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं यहाँ क्यों वेस्टर्न जंक फूड खाऊं, जबकि मुझे यहाँ देसी खाने इतनी आसानी से मिल जाते हैं। or bread from Europe or Western food. Why would I want to eat that junk when I can get such great food here that's right from Pakistan? Fantastic. So, if you have to film something, अगर आपको पाकिस्तान में एक फिल्म बनानी पड़ जाए तो आप क्या बनाएंगे? to choose. I think the most important thing that I could do would be to inspire your filmmakers. बहुत जल्द पाकिस्तान में मैं नौजवान फिल्म मेकर से मिलूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि किसी को कॉपी मत करें, अपने आइडियाज लेकर आगे बढ़ें। Stopping the crises that we're under. Okay, fantastic. So, thank you very much. My formal बहुत part शुक्रिया। of the रस्मी सवालात अब मेरे पास खत्म Great. हैं। and it's ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मालूमाती रहा। अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपकी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश personal करूंगी। habits. Go ahead and ask. Sure. So, the last film or a web series you watched? I don't watch films anymore. Is that rapid enough? Okay, no movie. The book you would recommend people to read? My own. It's called Only One Earth. You can find it on the web. Wow. Toughest thing about being a filmmaker? Oh, thinking. People stop thinking and then it's no good. Overthinking and then again No thinking. good, it's no good. Yeah.
They wing it. They wing it. They say, "Hey, man, I'm being so cool," and then you look at it. This is junk. Okay, maximum retakes you have ever done for a shot? Very, very few. I pride myself. I suppose 5. Okay, fantastic. If a film will made on you, who do you wish should direct it? You recommend a fantastic young Pakistani. Make it a woman. Okay, For the personal. Wonderful. The highly recommendation from myself. Take Right. it. If you would not be a filmmaker, who would you be? I'm sure I would go back to science, and I've gone back to science. There you are. Okay, your favorite Pakistani food, if you remember any Pakistani dish. What do you call it? The paratha bread. Okay. With all sorts of dips, with tahina and all those wonderful things you Fantastic. have. Which city do you like the most in Pakistan? Maybe Karachi for some Karachi. reason. Okay. But I haven't been here in a while, so I wish I had the bike to go around and see. Okay. But this city looks pretty cool. Since you travel quite a bit with your films, what is your dream destination? Oh, wow. Well, you know, I wish I had my goddamn bike. So now you're just coming back to this idea, why aren't I out there in Pakistan? After that would this be show, my I'm desire. taking you along to have a bike. Oh, this is terrible. Well, I want my own, but anyway. Okay, so what one thing you look in an actor when you cast for? Oh, creativity. So what is the one project that you're working on and would like to see in future? Right. We would make some films here, and with me sort of interacting and supervising whatever. That would be such a wonderful thing to do. And I hope it may happen, you know, it may happen. Certainly, and if that would happen, I would love to work with you and as an actor. There we go. Definitely. There we are. And that was quick, that was rapid. And, Relatively, I guess. Now, do you translate everything? Or? Yes, Yeah. yes, yes. Yeah. So thank you very much, Michael. बहुत शुक्रिया माइकल, आपसे मिलकर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान बार बार आएं और हम आपसे कुछ ना कुछ जरूर सीखें। Well, and I have a lot to learn from you. And again, मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। मैं अपनी और अपनी अहलिया की तरफ से आप लोगों के साथ इजहार यकजहती करना चाहता हूँ। आप लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप लोगों के पास पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं है। मैं पूरे दिल से आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। I want that message to come out loud and clear. थैंक यू वेरी मच माइकल। और अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। माइकल से बात करके आई होप कि आप लोगों को भी ये इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक एक्सप्रेस में बात करते हैं अब कुछ हम क्रिकेट के हवाले से, और हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की थी PSL 8 के बारे में, जिसे मैंने PSL 13 कहा था। आई रिमेंबर 13 फरवरी था। 13 फरवरी था, मिक्स हो गया था। 13 फरवरी से शुरू हो रहा है PSL 8 और इसकी जो ट्रॉफी है चमचमाती 24 कैरेट की ट्रॉफी जिसमें हजारों जर्कन्स लगे हुए हैं, उसको अनवील कर दिया गया है शालीमार बाग के अंदर, लाहौर के फेमस शालीमार बाग के अंदर। और जबरदस्त और बहुत खूबसूरत, और इसके ऊपर इस दफा एक स्टार भी बनाया गया है। आई रिमेंबर पहले इस पे स्टार नहीं होता था, पहले होता था लेकिन उसका आई डिडंट नोटिस मे बी हम इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत नहीं रहा था, गौर से देखते नहीं है ट्रॉफीज को। बहरहाल डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स है और सब नजर भी उन्हीं पे हैं बिकॉज दे गॉट अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप एटलीस्ट, और बैटिंग में भी बहुत जबरदस्त हैं। खैर ये यादगार तरीके से जिस ट्रॉफी को सामने लाया गया, ये आप कुछ ड्रोन शॉट्स भी देख रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, दरबारी अंदाज में, पालकी में पालकी कहते हैं, पालकी में लाया गया। हाँ, और ये मनाज़िर मंजर कशी करे ना आप, मंजर कशी ये ड्रोन शॉट्स है, ये उसी तकरीब के हैं जिसमें इस ट्रॉफी को अनवील किया गया। और जनाब बहुत सारे क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर्स वहाँ पे मौजूद थे, नजम सेठी थे, और ये जो ट्रॉफी दिखाई जा रही है बड़ी खूबसूरत है। और इसमें कैप्टन तो नहीं, आई डोंट नो सारे थे कि नहीं थे, लेकिन काफ़ी सेलिब्रिटी थे, शोएब मलिक थे और दीगर लोग भी थे। और 13 फरवरी को हमने आपको बताया कि ये मुल्तान के अंदर इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। इफ्तिताई मैच मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। और दूसरी जानिब अगर हम PSL से हट के थोड़ा बात करें तो ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से साउथ अफ्रीका में शुरू हो रहा है। और पहला मैच जो है मेजबान टीमों श्रीलंका वेमेन के दरमियान खेला जाएगा, और ये फाइनल 26 फरवरी को खेला जाएगा। एक तरफ PSL होगा जी, दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप होगा। 10 टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान की जो विमेन T20 टीम है अपना पहला मैच 12 फरवरी को रवायती हरीफ
भारत के खिलाफ खेलेगी। क्या हुआ? भारत में डर गया ना हम, रिसेंटली हमारी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं रही। अच्छा तो आई होप कि अच्छा मैच, हाँ इंडिया को हरा दें गर्ल्स, इंडिया को हरा दें, बाकी वर्ल्ड कप आ गया। हाँ, बी ग्रुप की दूसरी टीम्स में इंग्लैंड है, आयरलैंड है, वेस्ट इंडीज शामिल है और ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश विमेन टीम शामिल है। सलीम खालिक साहब फिल वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कराची की गर्मी ये भी कर रहे हैं साथ साथ, और गर्मी को एंजॉय नहीं करता शो में तज्जिए के लिए आगे। कराची वाले वैसे आदी होते हैं, उनके मौसम को खास ठंडा आता है। जवाब दे इसको इस बात। सलीम भाई गुड मॉर्निंग, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि कराची में गर्मी है? देखिए हम लोग तो फंस जाते हैं जब गर्मी होती है, लाइट चली जाती है, सर्दी होती है, गैस चली जाती है, तो फिर हमारे पाकिस्तानियों के मसाइल ऐसे कुछ एंजॉय भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बारिश होती है तो फिर वो मसला होता है कि तार पानी आ जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है। सलीम साहब तो सलीम भाई ट्रॉफी कैसी लगी आपको? ट्रॉफी कैसी लगी आपको PSL 8? मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन जितनी आपने तारीफें की मेरे तो लग रहा था कि आप जाके कहेंगे लाओ मुझे दे दो ट्रॉफी। बिजनेस, वी मीन बिजनेस। ट्रॉफी है भी जबरदस्त। और वो जब सेठी साहब जब आए थे तो उनके आने के बाद यही ख्याल था कि इस तरह की चीजें सामने आएंगी। फिर रमीज राजा का, एहसान मानी का अपना स्टाइल था, और रमीज राजा खास तौर पे वो क्रिकेटिंग चीजों पे ज्यादा थे कि यार क्रिकेट में शो अच्छा होना चाहिए। उन्होंने बजट भी कम कर दिया था ओपनिंग सेरेमनी का भी, और इस तरह की चीजें भी कम कर दी थी। नजम सेठी का स्टाइल अलग है, वो कहते हैं कि जी हाइप बनाओ और इस तरह की एक्टिविटीज करो ताकि स्पॉन्सर्स भी आई गेस जरूरी है। मैं पर्सनल राय अगर दूं तो जरूरी है और कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, और इसमें हमारा कल्चर भी है, हमारी हिस्ट्री भी इसके अंदर कुछ ना कुछ उसका भी एक एंगल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और रमीज राजा साहब ने वैसे जो बजट बचाया वो लगाया कहाँ पे ये हमें नहीं पता, बचाया अगर कुछ तो पीछे में जूनियर लीग में लगाया था ना, जूनियर लीग में लगाया था ना, उड़ाया था बल्कि उड़ाया था। ठीक है, अच्छा तो अब वैसे PSL 8 चूंकि काफी हद तक शक्ल सामने आ गई है और पहला मैच भी हमें पता है, इट्स गोइंग टू बी लाहौर वर्सेस मुल्तान। हाउ यू सी? जबरदस्त मैच है, और शाहीन भी फिट होकर आ रहे हैं, एक तरफ रिजवान भी है, और रिजवान की कोशिश यही होगी कि बदला चुकाया जाए जो हारे थे फाइनल, और उसी मैच से, पहले मैच से ही एक अच्छा इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। बल्कि माहौल तो बन चुका है, जिस तरह से वो तकरीब हुई, एक मुनफरिद अंदाज में ट्रॉफी को लाया गया, जिस तरह आपने मंजर की थी, तो लोगों में एक इश्तियाक तो बढ़ चुका है PSL का, वो तो हमेशा से होता है। और जो पहला मैच ही इतना अच्छा होगा, उसमें एक तो अच्छी परफॉर्मेंसेस भी सामने आ गए, तो फिर तो अच्छा सलीम साहब, जो आपने भी हाइप की बात की है, पहले आपकी और हमारी जब डिस्कशन हुई थी आपने कहा, हम भी इस बात पे हमारा भी कंसर्न था कि जो PSL की हाइप होनी चाहिए थी वो नहीं है। आपको लगता है ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शालिमार के अंदर ये इनको रोनुमाई हुई है इस ट्रॉफी की, उसके अलावा दीगर छोटी मोटी एक्टिविटीज, हम किड्स की रिवीलिंग के हवाले से बात करेंगे, सारी चीजें जो हो रही हैं इससे हाइप बनी है, और जो PSL नजम सेठी साहब वाला PSL था वो हमें देखने को अब हो रहा है, उसमें जो थ्रिल और एक्साइटमेंट है? ये हाइप आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई है, लेकिन असल हाइप बनेगी जब आप देखेंगे कि शाहीन आफरीदी दौड़ता हुआ आ रहा है बॉल करने और मोहम्मद रिजवान उसको फेस कर रहा है। You're right. वहां से हाइप बनना शुरू होगी जब हम अपने क्रिकेटर्स को देखेंगे कि इंटेंसिटी बहुत होती है PSL के मैचेस में, और बिल्कुल इंटरनेशनल मैचेस वाला माहौल होता है। आप देखते हैं लड़ाइयां भी होती हैं, शाहीन की सरफराज से भी लड़ाई हुई है, और भी बहुत सारे। लेकिन इस दफा मेरा जो अहम वेन्यू है आपका शहर कराची, हमारा भी है, लेकिन आप चूंकि रहते हैं वहां पे इसलिए आपका कह रहा हूँ, उस पे लोग इंटरनेशनल मैचेस सलीम खालिक साहब नहीं देखने आए। क्या आपको लगता है कि वो PSL देखने आएंगे लोग? इमरान, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, लेकिन आप अगर मुल्क की मईशी हालत देख लें तो वो काफी खराब है, उसके आम आदमी पे बहुत असर पड़ा है। अगर एक मैच देखने किसी को जाना हो तो टिकट खरीदने के साथ उसको फिर आने जाने के किराया, खाने पीने का 25 चीजें करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है इसका कोई ना कोई असर पड़ेगा, और फिर टिकट के जो रेट्स हैं जो मैंने देखे थे वो भी थोड़े ज्यादा हैं। तो हमें फौरी तौर पर ये नहीं समझना चाहिए कि कराची में हाउसफुल होगा। मुल्तान के हवाले से मैं कह सकता हूँ वहां पे लोग फुल आएंगे। कराची में शायद शुरू में ग्राउंड पूरा भरना मसला हो, और अब तो सेठी साहब ने ये भी कहा है कि एजाजी टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। वैसे कल एक लेटर बड़ा गर्दिश कर रहा था कुछ अहम शख्सियत के हवाले से, जिन्होंने टिकट्स, एजाजी टिकट्स मांगे हैं विदाउट नेमिंग द इंस्टीट्यूशन एंड पीपल। क्या उसमें कोई हकीकत है, आपके इल्म में है?
मुझे नहीं पता आप नजर से नहीं गुजरा कि चले, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी देन बिकॉज़ इट्स रिलेटेड टू जुडिशरी। इस तरह की चीजों में मैं कहता हूं मुझे नहीं पता। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ओके, वैसे कुछ हद तक आंसर आपका मिला मुझे। ठीक है सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मुख्तसर है लेकिन बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया और इस आम मौजू पे क्रिकेटिंग फीवर जो है पाकिस्तान के अंदर हीट बढ़ने वाली है बिकॉज फेब्रुअरी इज हियर एंड फेब्रुअरी इज हियर, इट मींस पीएसएल इज हियर और पीएसएल शुरू होने वाला है 13 तारीख को एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम अमेजिंग काइंड ऑफ क्रिकेट मैचेस। अल्लाह करे अच्छे अच्छे मैचेस होंगे इनफैक्ट हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमने स्पोर्ट्स की बात की, एक्सप्रेसो इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग अप समथिंग जो कि आपकी सुबह को मुख्तलिफ करे, तो हम थोड़ी सी आर्ट की बात कर लेते हैं। जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो सादिक़ैन का नाम जब हम लेते हैं तो इट्स अ ब्रांड इटसेल्फ। आई मीन उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनका एक तस्करा करने के लिए 5, 10, 15 मिनट का तो सोचा भी नहीं जा सकता। 36 बरस हो गए उनको हमसे बिछड़े। मुनफरिद मुसव्वरी, पाकिस्तान की वाहिद वो शख्सियत जिन्हें जो बड़े 4 अवार्ड्स हैं वो एक ही शख्सियत है जिन्हें सबके सब मिले। इन्हें पिकासो ऑफ द ईस्ट का लक़ब भी दिया गया। फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के कहा यह जाता है कि 75 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत ऐसे हैं जो इनसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे एंड ही नेवर इन्वाइटेड एनीवन अपने काम को देखने के लिए। लोग इनको इन्वाइट करते थे और इनका एक वाक़या भी है कि जब भारत के अंदर इंदिरा गांधी के वक्त में ये गए तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इनके काम के लिए पैसे ऑफर किए। इन्होंने पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लोन लिया लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ द जिसे कहना चाहिए एक मुल्क की इज्जत की खातिर। इनका काम अब भी रिपोर्टेडली दिल्ली के अंदर मौजूद है। अच्छा। और जब भी इन्होंने अपना काम किया जी, डोनेट किया इन्होंने, हाँ जी, अपना काम सेल नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें पेंटिंग, पोइट्री, कैलीग्राफी, म्यूरल्स, इस सब इनकी आर्ट का हिस्सा था। इनको तमाम मेजर स्टेट अवार्ड जो कि 4 स्टेट अवार्ड्स हैं वो भी इनको दिए गए। इसके साथ साथ पेरिस का सबसे बड़ा एजाज भी इनको इससे नवाजा गया और साथ साथ इन्होंने पोइट्स के हवाले से भी कैलीग्राफी की जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी शामिल हैं। जिस तरह इमरान ने कहा, हाँ, इन्होंने कभी अपना काम बेचा नहीं, इन्होंने हमेशा उसको डोनेट किया। और इसके साथ साथ इनके नाम पर 3 इंस्टीट्यूट्स भी हैं तीनों बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और मूवीज भी इनकी जिंदगी पे बनी है। सो हमने एक्सप्रेसो ने कैंपेन स्टार्ट की थी जी, इनकी चूंकि डेथ एनिवर्सरी है उस हवाले से 36 साल हो गए हैं। हमने कैंपेन स्टार्ट की थी जिसमें हमने कहा था कि अगर आपने सादिक़ैन के हवाले से कोई भी आर्ट आप दिलचस्पी रखते हैं, आपके पास कोई भी ऐसी पेंटिंग है, कोई कैलीग्राफी है जो आपने उनसे एसोसिएटेड करके आपके पास मौजूद है, तो आप हमें अपने वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। तो हमारे पास कुछ एंट्रीज आई जिसमें से जो बेस्ट थी वो 2 लोगों की थी। इसमें एक अली अजमत साहब शामिल थे और एक आयशा। और ये अली अजमत साहब की पेंटिंग चल रही है और वो ट्रैवल कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके हमारे शो में, लेकिन आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है। इनकी भी पेंटिंग आप देख सकते हैं। इन्होंने भी ये सामने जो पेंटिंग्स हैं ये आयशा की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। सो हम आयशा को हमने आज इनवाइट किया एक्सप्रेसो में। हमने कहा कि इनसे इनके आर्ट के हवाले से पूछें और ये कितनी इंस्पायर हैं सादिक़ैन से, इस हवाले से भी बात करें। आयशा, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा आयशा, आपका काम बहुत ज़बरदस्त है। ज़रा अपना ये बताएं कि जो आर्ट में आपकी दिलचस्पी है और सादिक़ैन साहब से जो इंस्पायर होकर काम है, ये जर्नी कैसा स्टार्ट कैसे हुआ, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैंने जब वर्क स्टार्ट किया तो मैंने डिफरेंट आर्टिस्ट को पढ़ा, इनकी लाइफ हिस्ट्री को, उनके काम को देखा। तो उनमें से चंद आर्टिस्ट मुझे लगा कि आई फील के मैं इनसे इंस्पायर हो सकती हूँ या फिर इनका काम इस तरह का है जिसमें सादिक़ैन साहब जो है फर्स्ट पे आते हैं, लेजेंड है हमारे, और इन्हें फादर ऑफ आर्ट भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स में काम किया है। पोइट्री, कैलीग्राफी, इनके म्यूरल्स हैं बहुत ज़्यादा। तो इनका काम जो था वो आम पब्लिक पे था और मैंने इस चीज़ से इंस्पायर होकर अपनी भी पूरी जर्नी इस पे गुजारी है। मैंने अपना जितना भी काम है वो लोकल जो हमारा कल्चर है, जो हमारे सूफीज़म है, उन पे किया है क्योंकि इनके जो ये अपना काम जो है डोनेट करते थे, अपना काम कभी भी सॉल्व आउट नहीं करते हैं, हमेशा डोनेट करते थे। तो इन्होंने डोनेट करने के लिए इसलिए किया क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी दिखा रहे हैं। जिस तरह से मंगला डैम पे इनके म्यूरल्स हैं, वो उनके वहाँ के वर्कर्स की पेंटिंग्स हैं, वो किसी आला शान किसी रिच मैन की नहीं है, वो सिर्फ गरीब लोगों की पेंटिंग्स हैं जिनको उन्होंने दिखाया। आयशा, आप तो इतनी इंस्पायर्ड हैं आपसे हमने और फिर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली। सादिक़ैन जैसे जो आर्टिस्ट हैं ये सदियों में पैदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ऐसे आर्टिस्ट हों तो वो कौमें एक जिसे कहते हैं ना कि पूजने के बराबर इतना रुतबा वो देते हैं। क्या हमने वो ड्यू मकाम दिया है सादिक़ैन को जितना बड़ा कद था उनका पाकिस्तान में?
अब हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से सादकैन फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा हैं और जैसे अब सादकैन गैलरीज बन रही हैं लाहौर के 3 पंजाब के 3 जो बड़े शहर हैं वहाँ बन रही है, अब लाहौर में भी इसकी गैलरी बन रही है। तो इन्हें हम वो मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वो मुकाम दे सके जिनके वो हकदार थे, क्योंकि इनकी लाइफ में सोशल मीडिया नहीं था लेकिन वो फिर भी मुल्क भर में जाने जाते थे। तो हम अब सोशल मीडिया के थ्रू इनको पहचानना चाह रहे हैं, हर बच्चे को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे जिस तरह से एक्टर्स हैं उनके बारे में हर किसी को मालूम है कि ये एक्टर है, ये एक्टर है, लेकिन आर्टिस्ट के बारे में किसी को नहीं मालूम। हालांकि आर्टिस्ट जो है वो एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, एहसास है, आपके पास एक विरासत की चीज़ है हुकूमती सतह पे कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमती सतह पे एनीथिंग एल्स, होना टाइम चाहिए। हमारे पास कम है। आप कुछ भी अपने आर्ट को लेकर, सादिक़ैन को लेकर कुछ भी आप मजीद ऐड करना चाहें, बताना चाहें अपनी इस काम के हवाले से? इनकी जिस तरह से ये काम अपना सोल्ड आउट नहीं करते हैं, इसी तरह से मैंने इनसे इंस्पायर होकर अपना काम आज तक सोल्ड आउट नहीं किया। मैंने बहुत सारी गैलरीज में कैलीग्राफी पे काम करते हो? नहीं, मैं डिफरेंट मीडियम्स में काम करती हूँ। जिस तरह से मैंने मलंग्स बनाए हैं, वहाँ जो दरबारों पे डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, ढोल होते हैं, देगे होती हैं, सारे मैंने डिफरेंट मीडियम्स में काम किया हुआ है। और इवन एट कैलीग्राफी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सादकैन की मैंने कॉपी वर्क किया है, उनकी कोशिश की है कि मन के जबरदस्त काम किया आयशा, और आप इसमें कोई चूंकि बुराई टीचर नहीं भी है। हैं तो अपने बच्चों के अंदर जो जिनको पढ़ाती हैं उनमें भी जरूर ये मुंतकिल करें। जी इंशाल्लाह, मैं कोशिश करती हूँ। उन्हें मैं हर लेक्चर में डिफरेंट आर्टिस्ट के बारे में बताती हूँ। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया आप आई, बहुत अच्छा लगा। और आप जिन आर्टिस्ट के रेफरेंस से और जिनके काम से इंस्पायर होकर हमने आयशा का काम आपको दिखाया। एक्सप्रेसो ने नया एक इनिशिएटिव लिया था इस हवाले से कि इस कंपटीशन में हमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट को मौका दिया था कि वो अपने अपने अंदाज में जो भी उनका आर्ट पीसेज है, जिस भी मीडियम पे वो आर्ट करते हैं, वो हमें एंट्रीज भेजें। और आयशा उनमें से एक है। अली अजमत का हमने जिक्र किया कि वो नहीं आ सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं और इनको जो जिस तरह से ये लोगों से इंस्पायर होकर, इन आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर अपना काम करते हैं, दैट्स अमेजिंग। और एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा आर्ट है, एक्सप्रेस इट, इसको निकालिए, आप बेहतर इंसान महसूस करेंगे खुद को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आपको पता है फ्राइडे है, हाँ हमारा वीक का लास्ट शो होता है, लेकिन आपको संडे को कारवा सराय देखने को मिलता है हर शाम 7:05। इस हवाले से इस हफ्ते की जो एपिसोड है वो शोहरत के हवाले से है। सो कुछ उसकी झलकियाँ देखते हैं और संडे को आप पूरा शो देखिएगा। मैं बाहर इसीलिए नहीं जाती कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ये जो बरामदा है ये भरा होता है लोगों से, मैं किस किस को मिलूं। डॉक्टर आदिल का कहना है कि जब मैं बाहर आया हूँ पूरा बरामदा वीरान पड़ा था, बाएं बाएं कर रहा था। ये सब फैंटेसी सुरैया के ज़हन में चल रही थी कि अभी तक वो सब लोग मौजूद थे। तो एक मरतबा वो कहीं जाते हुए बॉम्बे एयरपोर्ट पर रुके और उन्होंने सुरैया को फ़ोन किया और सुरैया वहाँ पहुँच गई। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, बड़ी बात थी उस ज़माने में कि हॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर जो है वो सुरैया के लिए वहाँ ठहर गया। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने इस शोहरत को कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि ये एक आर्जी चीज़ है, मैं इसे इंजॉय ज़रूर करता हूँ और मीडिया में इसलिए नहीं छोड़ सकता कि ये मेरी ज़िंदगी है और सिर्फ किताबें लिखने से घर का खर्च पूरा नहीं होता। कहने लगे नहीं मीडिया नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो एक रोज़ मंटो ने कहा, और मंटो आपको जानते हैं, मंटो ही था ना, कहने लगा हफीज़ मैंने वो शाहनामा पढ़ा है, उसमें एक शेर ऐसा आया है कि भाई उसमें जो फ़लसफियाना गहराई है मैं तो उस तक नहीं पहुँच सका। हफीज़ साहब तैयार हो गए ना, बड़ा सीरियस मूड। कहने लगा केड़ा शेर है? मंटो साहब कहने लगे ये लड़का जो के बैठा है, ये लड़की जो के बैठी है, ये पैगंबर का बेटा है, ये पैगंबर की बेटी है। कहना तो बड़ा मुश्किल शेर। उसके बाद जो हफीज़ साहब ने कहा वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो ऑर्डिनरी सी खातून है ये किस तरह पृथ्वीराज कपूर के थिएटर्स में कोई काम करती रही है, चाहे छोटा मोटा ही काम हो, लेकिन बहुत बड़ा थिएटर था। फिर कहने की जी मैं फिर उसके बाद बॉम्बे आ गई और बॉम्बे गाती रही। मैंने कहा किन के साथ गाया? कहने की जी सोलो गाए हैं कि तकरीबन 100 गाने। मैंने कहा हिंदुस्तानी फिल्मों के प्री पार्टीशन? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल। मैं किस किस के साथ गाया? उसने तमाम, अमीर भाई कर्नाटकी, खुर्शीद, लता जी, और मतलब यू नेम इट, गीता दत्त।
मैंने कहा किन किन मौसीकारों के साथ काम किया, वो भी एक लंबी लिस्ट थी। अनिल विश्वास और उसके बाद जितने भी बर्मन वगैरह हैं, जितने नाम, नौशाद साहब के नाम लिए। तो मैंने कहा कि आपका कोई गाना हिट हुआ? कहने लगे जी एक गाना था और उसके बोल थे बदरिया बरस गई उस पार। ख्वातीन हज़रात, जब मैंने ये सुना है, मैंने कहा आपने गाया? उनके जी। मेरे साथ खुर्शीद थी घटागन गोर वाली और मुकेश थे, लेकिन मेन मैं थी गाने वाली। मैं एक सन्नाटे में आ गया। एक शख्सियत ऐसी जो बहुत मशहूर थी, बहुत शोहरत याफ्ता थी, और जब शोहरत छिन गई तब भी वो शख्सियत पुरवकार रही और उसने उस शोहरत को मिस नहीं किया, सिर्फ एक, और उसका नाम था रागनी। और पूरे बर्रे सगीर में आहू चशम रागनी कहलाती थी। शोहरत क्या है और शोहरत किस जानिब इंसान को लेकर जाती है, व्हाट आर द लर्निंग्स, तारड़ साहब बता रहे हैं, द लेजेंड। आप जरूर देखिएगा इतवार की शाम 7:05 पर एक्सप्रेस न्यूज़ पर कारवांसराय। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में। पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा मोहतरमा फातिमा सुरैया भजिया को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। आप 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। भजिया का ख़ानदान कराची आकर आबाद हुआ। आपने 1960 में PTV से काम का आगाज़ किया, बेमिसाल ड्रामे लिखे और हुकूमत पाकिस्तान ने भी आपकी खिदमात को खूब सराहा। आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया गया आपको और आज हम उनको याद कर रहे हैं। खुदा भजिया को फरीक़ रहमत करे। 2016 को आज ही के दिन इंतकाल करके प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब हम आपको मिलेंगे मंडे को, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।